मेरा नाम दिया शर्मा है और मेरी उम्र 32 साल है। 3 हफ्ते पहले मैं एक ऐसे बॉलरूम में खड़ी थी जहाँ करीब 150 लोग मौजूद थे। मेरे पिता के बिजनेस पार्टनर्स, उनके पुराने कोलीग्स, रिश्तेदार और परिवार के करीबी दोस्त। वहाँ हर कोई मेरे पिता की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल होने आया था। तभी मेरी माँ माइक्रोफोन के सामने गईं और मुस्कुराते हुए बोली, कम से कम दिया को एक पति तो मिल गया। हालांकि हमें आज तक नहीं पता कि वो आखिर करता क्या है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। मेरे पिता मुस्कुराए, मेरी बहन रिया ने तिरछी मुस्कान दी और मेरे पति अर्जुन, जिसे मेरा परिवार पिछले 4 साल से एक मामूली इंसान समझता आया था, उसने बेहद शांति से अपनी चेयर पीछे की ओर खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही माहौल बदल गया। मेरे पिता के सबसे पुराने बिजनेस पार्टनर के हाथ से वाइन ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। मेरी माँ का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया और मेरी बहन रिया, जिसे हमेशा अपनी कामयाबी पर घमंड रहता था, उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया, क्योंकि उस दिन उसे समझ आने वाला था कि मैंने पिछले 4 साल में अपने माता पिता से 1 रुपया तक क्यों नहीं मांगा था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से हुई थी जब 6 साल पहले मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र 26 साल थी। पूरा दिन स्कूल में बच्चों के साथ बिताने के बाद मैं बुरी तरह थक चुकी थी। उस दिन लगातार पेरेंट टीचर मीटिंग्स थीं और मेरे सिर में हल्का दर्द भी हो रहा था। मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए थी। अपने स्कूल के पास वाले एक छोटे से कॉफी शॉप में पहुंची तो वहां लगभग सारी टेबल्स भरी हुई थीं। सिर्फ एक टेबल पर जगह थी। उस टेबल के दूसरी तरफ एक लड़का लैपटॉप पर बेहद तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। मैंने धीरे से पूछा, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने लैपटॉप से नजर उठाई। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर एक बेहद सुकून भरी मुस्कान थी। जरूर। मैं बैठ गई। उस दिन हमारी ज्यादा बात नहीं हुई। वह अपने लैपटॉप पर काम करता रहा और मैं बच्चों की आंसर शीट्स चेक करती रही। लेकिन जब मैं वहां से जाने के लिए उठी तो उसने अचानक कहा, कल इसी वक्त? मैं कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बाहर निकल गई। अगले दिन मैं फिर उसी टेबल पर बैठी थी और अर्जुन भी वहां मौजूद था। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। लगातार 2 महीने तक हम रोज उसी टेबल पर मिलते रहे। वह मुझे बताता कि वह एजुकेशन सेक्टर में काम करता है। मैं उसे बताती कि मैं 3rd ग्रेड के बच्चों को पढ़ाती हूँ। हमने कभी एक दूसरे से सैलरी नहीं पूछी, कभी फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं की, कभी ये जानने की कोशिश नहीं कि किसके पास कितना पैसा है। और शायद यही वजह थी कि पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे सिर्फ दिया की तरह देख रहा है। न मेरे पिता की बेटी, न किसी बड़े बिजनेस फैमिली की लड़की, न अपनी बहन रिया की छोटी बहन, बस मैं। जब अर्जुन ने पहली बार मुझे डिनर पर चलने के लिए कहा तो उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने हाँ कर दी। हम करीब 2 साल तक रिलेशनशिप में रहे। हमारी डेट्स बहुत सिंपल होती थीं। कभी लोकल मार्केट घूमना, कभी साथ में मूवी देखना, कभी रोड साइड चाय पीना, कभी वीकेंड पर सब्जियां खरीदना, और कभी उसके छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर वह मेरे लिए खाना बनाता और मैं उसे पूरे दिन की बातें सुनाती। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार उसके इस गुण से था कि वह मेरी बातें सुनता था, सच में सुनता था। जब मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताती तो वह बिना फोन देखे मेरी हर बात सुनता। जब मैं किसी बच्चे की छोटी सी अचीवमेंट पर खुश होती तो वह मुझसे भी ज्यादा खुश होता। एक दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने बिना एक पल सोचे हाँ कह दी। लेकिन अपने माता पिता को बताने में मुझे पूरे 3 हफ्ते लग गए, क्योंकि मुझे पता था कि वे क्या कहेंगे। जब मैंने आखिरकार माँ को बताया तो कुछ सेकंड तक फोन पर खामोशी रही। फिर उनकी आवाज आई, वो करता क्या है? एजुकेशन में काम करता है। एजुकेशन में? हाँ, मतलब टीचर है। कुछ वैसा ही समझ लो। मेरी माँ ने लंबी सांस ली। दिया, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी। उस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई, जैसे टीचर होना कोई शर्म की बात हो। मैंने फिर भी शांत रहते हुए कहा, माँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मेरे परिवार ने उसके बारे में क्या कहा। उसने कभी मुझ पर अपने बारे में सफाई देने का दबाव नहीं बनाया। एक दिन मैंने खुद उससे पूछा, तुम मेरे फैमिली के सामने अपने काम के बारे में ज्यादा क्यों नहीं बताते? उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फैमिली मुझे इस वजह से पसंद करे कि मेरे पास क्या है। मैं उसे देखती रही। उसने आगे कहा, मैं चाहता हूँ कि वे मुझे उस इंसान के लिए पसंद करें जो मैं हूँ। उस वक्त मुझे उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में समझ आया, क्योंकि मेरे परिवार में किसी इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं, उसके बैंक बैलेंस से तय होती थी। मेरे सामने इसके संकेत हमेशा मौजूद थे, बस मैं उन्हें नजरअंदाज करती रही। हर दिवाली, हर बर्थडे, हर फैमिली डिनर, हर बार कहानी एक जैसी होती। मेरी माँ गर्व से मेरी बहन रिया की तरफ देखती और कहती, रिया, सबको उस नए बिजनेस डील के बारे में बताओ। रिया अपने बालों को पीछे करती और मुस्कुराते हुए कहती, वो वाला 2 करोड़ का? मेरी माँ तुरंत बोलती, हाँ वही। पूरी टेबल पर बैठे लोग उसकी तरफ ऐसे देखने लगते जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया हो। रिया फिर अपनी क्लाइंट मीटिंग्स और निगोसिएशंस की कहानी सुनाती। सब उसकी तारीफ करते और फिर मेरी माँ की नजर मेरी तरफ घूमती। और दिया,
तुम अभी भी टीचिंग कर रही हो? वह टीचिंग शब्द ऐसे बोलती जैसे मैं कोई बेरोजगार लड़की हूँ। मैं मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, अब 3rd ग्रेड पढ़ाती हूँ। अच्छा, मैं उत्साह से बताने लगती, मेरी क्लास में एक बच्ची है, एमा। 6 महीने पहले तक वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाती थी, लेकिन पिछले हफ्ते उसने अपनी पहली चैप्टर बुक पूरी पढ़ ली। मेरी माँ फोन देखने लगती, अच्छी बात है बेटा, बस इतना ही। वह पहला संकेत था। दूसरा संकेत उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। पिछली गर्मियों में मेरे स्कूल के बच्चों ने एक प्ले तैयार किया था। उन्होंने कई महीनों तक मेहनत की थी। किसी ने लाइंस याद की थीं, किसी ने कार्डबोर्ड से स्टेज बनाया था, किसी ने कॉस्ट्यूम्स तैयार किए थे। और मेरे लिए वह सिर्फ एक स्कूल फंक्शन नहीं था, वह मेरे बच्चों की मेहनत थी। इसलिए मैंने अपने माता पिता को खास तौर पर बुलाया। मैंने पिता से कहा, डैड, 15 तारीख को दोपहर 3 बजे प्ले है, मैं चाहती हूँ कि आप जरूर आएं। उन्होंने अपना कैलेंडर देखा, फिर बिना मेरी तरफ देखे बोले, दिया, मेरे पास रियल मीटिंग्स होती हैं, शायद अगली बार। मैंने बस सिर हिला दिया, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था। उस साल मेरे पिता मेरी बहन रिया के ऑफिस में 12 बार गए थे। उसके हर बड़े प्रेजेंटेशन में मौजूद रहे थे, उसके हर प्रमोशन पर पार्टी दी थी। लेकिन मेरी जिंदगी की एक भी छोटी खुशी उनके लिए इतनी जरूरी नहीं थी कि वह 2 घंटे निकाल सकें। प्ले से एक हफ्ते पहले संडे ब्रांच पर रिया मेरे पास आई। उसने धीरे से कहा, तुझे पता है ना, डैड तुझसे डिसअपॉइंटेड हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? वह हंसते हुए बोली, तुझे भी वही अपॉर्चुनिटीज मिली थी जो मुझे मिली, लेकिन मैंने उनका इस्तेमाल किया और तूने नहीं। उस वक्त मेरा मन हुआ कि मैं चिल्लाकर उससे कहूं, हम दोनों को कभी एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं थी। तुम्हें अपने सपने चुनने की आजादी मिली थी, मुझे हमेशा फैमिली की उम्मीदों के हिसाब से जीना पड़ा। तुम्हें सक्सेस चाहिए थी, मुझे बस ये महसूस करना था कि मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस मुस्कुरा दी। अर्जुन मेरे पास ही बैठा था, उसने सब सुन लिया था। उस रात घर लौटने के बाद उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और कहा, तुम्हारी कीमत ये लोग तय नहीं कर सकते। मैंने उसकी चेस्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। मैं उस पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन सालों से मिली छोटी छोटी बेइज्जतियां मेरे अंदर जमा होती जा रही थीं, और मुझे नहीं पता था कि ये सब अभी सिर्फ शुरुआत थी। असल विस्फोट तो मेरे पिता की रिटायरमेंट पार्टी में होने वाला था। इनविटेशन एक ट्यूसडे को आया, कोई प्रॉपर कार्ड नहीं, सिर्फ एक ईमेल। रॉबर्ट शर्मा की 40 साल की शानदार रियल एस्टेट करियर पूरी होने के अवसर पर आयोजित रिटायरमेंट समारोह में आपका स्वागत है। मेरी बहन रिया को इसके बिल्कुल उलट इनविटेशन मिला था। उसके घर हैंडरिटन इनविटेशन कोरियर से भेजा गया था। उसने उसकी फोटो इंस्टाग्राम पर डालकर पूरी फैमिली को दिखाया था। उसी शाम मेरी माँ का फोन आया, दिया, मुझे सीटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में तुमसे बात करनी है। हाँ माँ, बताइए। तुम और अर्जुन टेबल नंबर 14 पर बैठोगे। मैंने लैपटॉप पर वेन्यू का लेआउट खोला। टेबल 14 सबसे पीछे था, किचन के दरवाजे के बिल्कुल पास। मैं कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, माँ, ये तो स्टेज से सबसे दूर है। माँ ने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, वहाँ इंपॉर्टेंट गेस्ट्स होंगे, लेकिन हम। उन्होंने मेरी बात काट दी। वॉल्श फैमिली आ रही है, हेंडरसन फैमिली भी आ रही है, ये लोग तुम्हारे पिता के एक्चुअल बिजनेस क्लाइंट्स हैं। मैंने अपने गले में उठती गांठ को निगला। ठीक है। माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, और दिया, कुछ अच्छा पहनना। ठीक है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लोग होंगे। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, और कोशिश करना कि स्कूल की बातें ज्यादा मत करना। मैं चुप रही। माँ ने आगे कहा, उन लोगों के रियल करियर्स हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उन्होंने फोन काट दिया। उस रात मैं अपने बेडरूम के किनारे बैठी फोन को देखती रही। मेरी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद अर्जुन कमरे में आया। उसने मुझे देखा और तुरंत समझ गया। उन्होंने हमें किचन के पास वाली टेबल दी है ना? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। वह मेरे पास बैठ गया। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैं कुछ नहीं बोली। दिल का एक हिस्सा चाहता था कि वह आए, दूसरा हिस्सा चाहता था कि मैं उसे अपने परिवार की इस बेइज्जती से बचा लूं। लेकिन इतने सालों से मैं हर बार अकेली ही सब सहती आई थी। अब मैं थक चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ प्लीज। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं 4 साल से शांत हूँ क्योंकि तुमने मुझसे कहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन अगर इस बार उन्होंने तुम्हें फिर चोट पहुंचाई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, अर्जुन, तुम आखिर हो क्या? उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर बस इतना कहा, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। किस बात का? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद मैं खुद भी उस जवाब से डर रही थी। पार्टी से एक रात पहले मैं सो नहीं पाई। मैं बार बार अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। अर्जुन और मैं कभी बच्चों के बारे में बात करते थे। हम सोचते थे कि एक दिन हमारे भी बच्चे होंगे। और उस रात मेरे मन में एक सवाल आया, अगर मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो मैं उसे क्या सिखाऊंगी?
क्या मैं उसे सिखाऊंगी कि कोई उसे इंसल्ट करे तो भी चुप रहना? क्या मैं उसे सिखाऊंगी कि मुस्कुराते रहो और सिर हिलाते रहो, चाहे सामने वाला तुम्हें कितना भी छोटा क्यों न समझे? क्या मैं उसे ये सिखाऊंगी कि किसी इंसान की कीमत उसके जॉब टाइटल या बैंक अकाउंट से तय होती है? नहीं, कभी नहीं। फिर मैंने खुद से पूछा, तो मैं अब तक खुद के साथ ऐसा क्यों होने दे रही थी? मुझे पिछली फैमिली डिनर याद आ गई। उस दिन रिया ने सबके सामने अनाउंस किया था कि उसे डैड की कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग बना दिया गया है। पूरा परिवार तालियां बजाने लगा, शैंपेन खोली गई, सबने उसे बधाई दी। और फिर रिया मेरे पास आई। उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि सुनने वाला सिर्फ मैं और अर्जुन थे। दिया ने तो अपनी जिंदगी में शादी करके ही सबसे बड़ी गलती कर दी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, कम से कम मैं ऐसे इंसान को डेट कर रही हूँ जिसमें एम्बिशन तो है। अर्जुन वहीं बैठा था, उसने सब सुन लिया। उसका जबड़ा कस गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने पहले ही उससे कह रखा था, प्लीज कोई सीन मत क्रिएट करना। उस रात घर पहुंचने के बाद मैंने उसे खिड़की के पास खड़ा पाया। वह बाहर सिटी लाइट्स को देख रहा था। मैं उसके पास गई। आई एम सॉरी। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, मुझे उस वक्त तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए था। वह धीरे से मेरी तरफ आया। उनके लिए तुम सॉरी मत बोलो। मैं चुप रही। फिर उसने कहा, लेकिन दिया, तुम्हें एक बात समझनी होगी। मैंने उसकी तरफ देखा। ये ऐसे हमेशा नहीं चल सकता। उसकी बात सही थी, लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। मैंने अपना ईमेल खोला तो देखा कि मेरी माँ से गलती से एक मेल फॉरवर्ड हो गया था। वह मेल मेरी बहन रिया को भेजा गया था, 3 दिन पुराना। मैंने मेल खोला, उसमें सिर्फ कुछ लाइंस थीं। सुनिश्चित करना कि दिया पीछे वाली टेबल पर बैठे। हम नहीं चाहते कि उसका हस्बैंड वॉल्श फैमिली से ज्यादा बातें करे। भगवान जाने अपने एजुकेशन वाले काम के बारे में वो क्या क्या बताने लगे। मैंने वह मेल 3 बार पढ़ा। पहली बार आंखों में आंसू आए, दूसरी बार दिल में गुस्सा उठा, और तीसरी बार मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उस पल मुझे समझ आया कि मेरी चुप्पी शांति नहीं थी, मेरी चुप्पी उनकी परमिशन बन चुकी थी। मैंने उन्हें मुझे छोटा समझने दिया। मैंने उन्हें अर्जुन का अपमान करने दिया। मैंने उन्हें सालों तक ये विश्वास दिलाया कि हम उनसे कम हैं, लेकिन अब ये खत्म होना था, किसी न किसी तरह। और मेरे पिता की रिटायरमेंट पार्टी, वही रात होने वाली थी जब सब कुछ बदलने वाला था। हार्टवेल होटल का ग्रैंड बॉलरूम बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे पिता को पसंद था। बहुत बड़ा, बहुत महंगा, और ऐसा कि सामने वाला उसे देखकर प्रभावित हुए बिना न रह सके। ऊपर क्रिस्टल शैंडलियर्स चमक रहे थे। हर टेबल पर सफेद टेबल क्लॉथ बिछी थी। एक 12 पीस ऑर्केस्ट्रा हल्का जाज म्यूजिक बजा रहा था। डिजाइनर गाउन्स और टेलर्ड सूट्स में करीब 150 लोग पूरे हॉल में मौजूद थे। हर कोई मेरे पिता रॉबर्ट शर्मा की 40 साल की बिजनेस जर्नी का जश्न मनाने आया था। हम दोनों शाम 7 बजे वहां पहुंचे। मैंने अपना हैंडबैग कसकर पकड़ा हुआ था। अर्जुन मेरे साथ चल रहा था, और जैसे ही हमने बॉलरूम के अंदर कदम रखा, मेरी माँ की नजर हम पर पड़ी। उन्होंने पहले मुझे देखा, फिर अर्जुन को, और फिर उनके चेहरे पर वही मुस्कान आई जो मुझे बचपन से पता थी। ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ दिखावा था। लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि आज की रात उनके बनाए हुए उस पूरे दिखावे की नींव हिलने वाली थी। अर्जुन ने एक सिंपल नेवी सूट पहन रखा था। मैंने 3 साल पहले सेल में खरीदी हुई ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। जैसे ही हम बॉलरूम के एंट्रेंस पर पहुंचे, मेरी माँ वहीं खड़ी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे किसी राजघराने की रानी अपने दरबार में आने वाले लोगों का स्वागत कर रही हो। उनके गले में एमरल्ड नेकलेस था, असली एमरल्ड्स। उन्होंने मुझे देखते ही मेरे गाल पर हल्की सी औपचारिक किस की। दिया, तुम आ गई, मैंने मुस्कुराकर कहा। ऑफ कोर्स माँ, डैड की रिटायरमेंट है। उनकी नजर तुरंत अर्जुन पर गई। और तुम इसे भी ले आई? ये मेरे हस्बैंड हैं माँ। उनके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान आ गई। हाँ ठीक है, तुम दोनों की टेबल 14 है, सबसे पीछे। हमें पता है। मैंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और भीड़ के बीच से आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, मुझे लोगों की नजरें महसूस होने लगीं। धीमी आवाज में होती फुसफुसाहटें मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। वही पार्कर की बड़ी बेटी है, टीचर है ना? हाँ, और शादी भी किसी खास आदमी से नहीं की। मैंने सब सुना, लेकिन इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टेज के पास मेरी बहन रिया खड़ी थी। उसने लाल रंग का डिजाइनर गाउन पहन रखा था और उसके कानों में डायमंड इयररिंग्स चमक रहे थे। वह मेरे पिता के बिल्कुल पास खड़ी थी, ऐसे जैसे आज की पूरी पार्टी उसी के सम्मान में रखी गई हो। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने हाथ उठाकर मेरी तरफ हल्का सा वेव किया, सिर्फ उंगलियों को थोड़ा सा हिलाया, लेकिन उस छोटी सी हरकत में भी घमंड साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, टेबल 14। फिर उसने चारों तरफ देखा। कन्वीनियंट। मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि जो मैंने देखा वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बुरा था। हमारी टेबल किचन के पास नहीं थी, लगभग किचन के अंदर ही थी। हर कुछ मिनट में कोई सर्वर हमारे पीछे से गुजरता और हमें अपनी चेयर्स अंदर खींचनी पड़ती। मैंने जैसे ही बैठने की कोशिश की,
बगल वाली टेबल पर बैठी एक महिला ने पलटकर अर्जुन को देखा। महंगे कपड़े, तेज नजरें, चेहरे पर आत्मविश्वास। मैं उन्हें पहचानती थी। जेनिफर वॉल्श, मेरे पिता की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टनर्स में से एक। उन्होंने कुछ सेकंड तक अर्जुन को गौर से देखा, फिर उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। उन्होंने पूछा, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? अर्जुन ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता। जेनिफर लगातार उसे देखती रही। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ सर्च करने लगी। अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। पहले हैरानी, फिर पहचान, और फिर ऐसा शौक, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, पूरा हॉल अंधेरा होने लगा। लाइट्स डिम हो गईं, म्यूजिक बंद हो गया और मेरे पिता स्टेज पर पहुंच गए। मैंने अपनी नजरें स्टेज पर जमा दी। तभी रिया शैंपेन का ग्लास हाथ में लिए हमारी टेबल तक आ गई। वह मेरे सामने खड़ी होकर मुस्कुराई। दिया, तुम सच में आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों नहीं आती? बस सरप्राइज हुआ। उसने आसपास देखा। ये इवेंट्स तुम्हारे टाइप के तो है नहीं। फिर उसकी नजर अर्जुन पर गई। नाइस सूट। उसकी आवाज में मजाक छिपा था। अर्जुन शांत रहा। सिंपल है। रिया हंस पड़ी। सिंपल, राइट। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखकर पूछा, वैसे तुम करते क्या हो? मुझे हमेशा भूल जाता है। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ। रिया ने शब्द को दोहराया, एजुकेशन। उसने शैंपेन का एक सिप लिया। मतलब ट्यूटरिंग, एसएटी प्रिपरेशन, कुछ ऐसा। अर्जुन चुप रहा। रिया ने मेरी तरफ देखा, तो दिया जैसा ही काम करते हो। फिर वह खुद ही हंसने लगी। बर्ड्स ऑफ अ फेदर। उसकी हंसी मेरे सीने में तीर की तरह लगी। फिर उसने ग्लास उठाकर कहा, कम से कम तुम दोनों एक दूसरे के लिए तो परफेक्ट हो। मेरे हाथ टेबल के नीचे कांपने लगे। मेरे सीने में गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैंने धीरे से कहा, रिया, तुम्हें कहीं और नहीं जाना? वह हंसते हुए बोली, रिलैक्स सिस, बस कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। फिर उसने स्टेज की तरफ देखा। डैड अब बोलने वाले हैं। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, बस कोशिश करना कि ज्यादा बोर्ड मत दिखना। यहाँ फोटोग्राफर्स हैं। फिर वह अपने बालों को पीछे करती हुई वहां से चली गई। उसके कदमों में भी घमंड था, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मैंने नजरें नीचे कर लीं। तभी टेबल के नीचे अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, स्थिर थी, जैसे वह बिना कुछ कहे मुझे याद दिला रहा हो कि मैं अकेली नहीं हूं। तुम ठीक हो? मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं। चले यहां से। मैंने सामने स्टेज की तरफ देखा। मेरे पिता वहां खड़े थे। मेरी माँ फ्रंट रो में बैठी गर्व से उन्हें देख रही थी। रिया फोटोग्राफर्स के लिए अपनी परफेक्ट पोजीशन ढूंढ रही थी। मैंने धीरे से कहा, अभी नहीं। अर्जुन चुप रहा। मैंने कहा, मुझे ये देखना है। उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, उसे पता ही नहीं कि वो किस चीज का मजाक बना रही है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। उस वक्त नहीं। ऑर्केस्ट्रा पूरी तरह शांत हो चुका था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मेरे पिता ने माइक्रोफोन ठीक किया। वेलकम एवरीवन। 150 लोगों की नजरें स्टेज पर टिक गईं। आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है। यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लोग मुस्कुराने लगे और मैं उस हॉल के सबसे पीछे किचन के पास बैठी अपने पति का हाथ पकड़े खुद को समझा रही थी कि शायद आज सब कुछ अलग होगा। शायद आज मेरे पिता मुझे भी अपनी बेटी की तरह देखेंगे। लेकिन मैं गलत थी। आज की रात वैसी नहीं होने वाली थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली थी। मेरे पिता हमेशा शानदार स्पीचेस देते थे। उनकी आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि लोग खुद ब खुद उनकी तरफ झुककर सुनने लगते थे। उन्होंने कहा, 40 साल। पूरे हॉल में सन्नाटा था। 40 साल मैंने एक ऐसी कंपनी बनाने में लगाए जो कभी सिर्फ एक छोटा सा सपना थी। कुछ लोग मुस्कुराए। 40 साल डील्स, नेगोशिएशंस और अनगिनत स्लीपलेस नाइट्स के। लोग हल्का सा हंसे। मेरे पिता ने स्टेज से सामने बैठे लोगों की तरफ देखा, लेकिन मैंने ये सब अकेले नहीं किया। उन्होंने फ्रंट टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी पत्नी हेलेन। मेरी माँ ने अपने सीने पर हाथ रखा। उनकी आंखों में नकली नमी चमकने लगी। मेरी पार्टनर, मेरी ताकत, मेरी हर सफलता के पीछे खड़ी इंसान। तालियां बजने लगी। मेरी माँ मुस्कुराई। फिर मेरे पिता ने मेरी बहन की तरफ देखा और उनकी आवाज में अचानक गर्व भर गया। और मेरी बेटी रिया। रिया तुरंत अपनी चेयर से उठी। मेरी कंपनी की लेगेसी। तालियां और तेज हो गईं। सिर्फ 28 साल की उम्र में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। रिया ने हल्की सी गर्दन झुकाई। फोटोग्राफर्स के कैमरास लगातार फ्लैश कर रहे थे। मेरे पिता ने कहा, और मुझे पूरा विश्वास है कि पाकर रियल एस्टेट का फ्यूचर उसके हाथों में सुरक्षित है। रिया के चेहरे पर गर्व फैल गया। वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसने कोई अवार्ड जीत लिया हो। मेरे पिता ने आगे कहा, रिया ने मेरी हर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, उसके अंदर मेरा ड्राइव है, मेरा इंस्टिंक्ट है। एक पल रुककर बोले, और सच कहूं तो मेरी रूथलेसनेस भी। पूरा हॉल हंसी और तालियों से भर गया। मैं पीछे बैठी सब देखती रही।
मेरी उंगलियां अब भी अर्जुन की उंगलियों में फंसी थीं। फिर मेरे पिता ने कहा, लेकिन फैमिली सिर्फ बिजनेस नहीं होती। मेरे दिल में अचानक हल्की सी उम्मीद जगी। उन्होंने कहा, मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। मेरी आंखें अनायास उनकी तरफ उठ गईं। शायद इस बार वो मेरा नाम गर्व से लेंगे। शायद आज, एक बार ही सही, वो मुझे भी अपनी बेटी की तरह स्वीकार करेंगे। तभी मेरे पिता की नजर पूरे बॉलरूम को पार करती हुई मुझ पर आकर रुकी। उन्होंने मुस्कुराया, लेकिन उनकी आंखों में वह मुस्कान नहीं थी। मैं उस मुस्कान को अच्छी तरह पहचानती थी। वही मुस्कान जो वह मुश्किल क्लाइंट्स को देते थे। फिर उन्होंने कहा, और दिया, मेरी बड़ी बेटी। उनकी आवाज अचानक धीमी हो गई। एक लंबा पॉज आया, इतना लंबा कि पूरे हॉल को अजीब लगने लगा। फिर उन्होंने कहा, वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही है कि जिंदगी में करना क्या है। कुछ लोग हंसे, लेकिन इस बार वो हंसी अनकंफर्टेबल थी। मेरे चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। 150 लोग अब मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ की आंखों में सिंपैथी थी, कुछ के चेहरे पर अम्यूजमेंट, और कुछ बस ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो दूसरी बेटी कौन है जिसे अपने ही पिता अपनी स्पीच में छोटा कर रहे थे। मेरे हाथ को अर्जुन ने और कसकर पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल स्टोन की तरह शांत था। उसकी आंखों में अब वो सॉफ्टनेस नहीं थी। लेकिन मेरे पिता अभी रुके नहीं थे। उन्होंने कहा, लेकिन हम उससे प्यार करते हैं। जिस तरह उन्होंने ये कहा, उसमें प्यार से ज्यादा मजाक था, जैसे किसी पंचलाइन को पूरा किया गया हो। मेरी आंखें नम होने लगीं। मैंने नीचे देखा ताकि कोई मेरे आंसू न देख सके, लेकिन अर्जुन ने सब देख लिया था। मेरे पिता ने बिना रुके स्पीच आगे बढ़ा दी। अब मैं आपको हमारी फाउंडेशन की फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन मेरे लिए उनकी आवाज दूर जाती हुई महसूस हो रही थी। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी नजर जेनिफर वॉल्श पर गई। वह मेरे पिता की स्पीच नहीं सुन रही थी। वह लगातार अर्जुन को देख रही थी, सीधे, बिना पलक झपकाए। कभी फोन देखती, फिर अर्जुन को, फिर फोन की स्क्रीन पर जूम करती, फिर दोबारा अर्जुन की तरफ देखती। मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ देर बाद जेनिफर ने अपनी चेयर से थोड़ा आगे झुककर धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी। मैंने उनकी तरफ देखा। वह अर्जुन से कह रही थी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। अर्जुन उनकी तरफ मुड़ा। जेनिफर ने कहा, क्या हम सच में पहले कभी नहीं मिले? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता। जेनिफर ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर कुछ था। उन्होंने पूछा, क्या ये? उसी वक्त स्टेज से मेरे पिता की आवाज आई, जेनिफर। जेनिफर चौंक गईं। मेरे पिता मुस्कुराकर बोले, क्या आप भी स्पीच में कुछ ऐड करना चाहती हैं? जेनिफर ने तुरंत फोन नीचे कर लिया। नहीं, रॉबर्ट। फिर उन्होंने सहज बनने की कोशिश की, बस ईमेल्स चेक कर रही थी। मेरे पिता हंसे, ऑलवेज वर्किंग। यही तो वजह है कि मैं आपको इतना पसंद करता हूँ। जेनिफर ने जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मैंने देखा, उन्होंने फिर पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा, फिर दूसरी बार, और इस बार उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, उसे छिपाना उनके लिए भी मुश्किल था। शॉक, पहचान, और जैसे किसी बहुत बड़े राज का अचानक खुल जाना। मैंने अर्जुन के कान के पास जाकर धीरे से पूछा, वो तुम्हारे फोन पर क्या देख रही थी? अर्जुन ने मेरी तरफ देखा, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। उसने तुम्हें पहचान लिया। उसने मेरा हाथ दबाया। अभी इसे जाने दो। मैंने उसकी तरफ देखा। अभी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिमाग में वही एक शब्द घूमता रहा, अभी। इसका मतलब क्या था? स्टेज पर मेरे पिता अपनी स्पीच खत्म करने वाले थे। फिर उन्होंने अचानक कहा, लेकिन अब बिजनेस की बातें बहुत हो गईं। उनकी नजर मेरी माँ पर गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपना हाथ मेरी माँ की तरफ बढ़ाया। फैमिली। मेरी माँ धीरे धीरे अपनी चेयर से उठीं। उन्होंने अपने गाउन को ठीक किया और स्टेज पर चली गईं। मेरे पिता ने उन्हें माइक्रोफोन दिया। मेरी माँ ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे वो इस पल की कई सालों से रिहर्सल कर रही हों। उनके चेहरे पर वही प्रैक्टिस्ड स्माइल थी, वही स्माइल जो वह तब पहनती थी जब उन्हें पूरे समाज के सामने परफेक्ट फैमिली का दिखावा करना होता था। उन्होंने कहा, थैंक यू डार्लिंग। फिर उनकी नजर पूरे हॉल पर घूमी, एक एक चेहरे पर। फिर उनकी नजर मुझ पर आकर रुक गई। मेरे पेट में अचानक एंठेंसी हुई। मैं उस लुक को पहचानती थी। जब भी मेरी माँ इस तरह देखती थी, कुछ अच्छा कभी नहीं होता था। और तभी मुझे 3 घंटे पहले की एक बात याद आ गई। पार्टी के लिए तैयार होते वक्त अर्जुन अचानक अपने ब्रीफ केस के पास गया था। उसने ब्रीफ केस खोला और उसमें से एक प्लेन व्हाइट एनवलप निकाला। एनवलप मोटा था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसा लग रहा था। उसने उसे अपनी सूट जैकेट की अंदर वाली पॉकेट में रख लिया। मैंने पूछा था, ये क्या है? उसने बस इतना कहा था, इंश्योरेंस। मैंने हंसने की कोशिश की थी। इंश्योरेंस? किस चीज का? उसने मेरी तरफ देखा था, इस बार बिल्कुल अलग तरह से, गंभीर, बहुत गंभीर। फिर उसने कहा था, तुम्हारे लिए। मैं कुछ सेकंड उसे देखती रही। अगर वो लोग हद से आगे चले जाएं तो? मैंने उससे आगे कुछ नहीं पूछा,
सच कहूं तो मैं जानना ही नहीं चाहती थी कि उस एनवलप में क्या था। मेरे मन का एक हिस्सा उम्मीद कर रहा था कि आज उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि शायद इस बार मेरे परिवार का रवैया अलग होगा। लेकिन अब जब मैं अपनी माँ को माइक्रोफोन हाथ में लिए देख रही थी, उनके चेहरे पर वही शिकारी जैसी मुस्कान थी। मुझे उस एनवलप की याद आ गई। आखिर अर्जुन ने किस चीज की तैयारी की थी? उसने किस खतरे को पहले ही भांप लिया था? और उस रात ऐसा क्या होने वाला था जिसके लिए उसे मेरे लिए किसी इंश्योरेंस की जरूरत महसूस हुई? मेरी माँ ने माइक्रोफोन अपने होठों के पास लाया। उन्होंने कहा, मैं आज फैमिली के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। उनकी नजरें पूरे कमरे में घूमी, पहले मेरे पिता पर, फिर रिया पर। रिया को देखते ही उनकी आंखों में गर्व आ गया, फिर बाकी मेहमानों पर, और आखिर में मेरी तरफ। उनकी आंखों में इस बार सिर्फ एक चीज थी, तिरस्कार। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रॉबर्ट और मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हैं। फिर रिया की तरफ देखते हुए बोली, हमारी छोटी बेटी रिया ने हमें जितना प्राउड फील कराया है शायद कोई और नहीं कर सकता। रिया ने शैंपेन का ग्लास उठाया। कैमरास फिर चमकने लगे। मेरी माँ ने कहा, उसने अपने पिता के फुटस्टेप्स पर चलते हुए एक एम्पायर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तालियां बजने लगी। रिया मुस्कुराती रही। फिर मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा। मेरे सीने में कुछ डूबने लगा। और फिर आती है दिया। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी बड़ी बेटी ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। उनकी मुस्कान अब और भी ज्यादा तीखी हो चुकी थी। वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाती है। कुछ लोग मेरी तरफ देखने लगे। मेरी माँ ने जैसे मेरी पूरी जिंदगी का मजाक बनाते हुए कहा, 3rd ग्रेड आई थिंक। उस पल मुझे समझ आ गया कि मेरी माँ अभी सिर्फ मेरी जॉब के बारे में बात नहीं करने वाली थी, वो मुझे पूरे 150 लोगों के सामने छोटा करने वाली थी। लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती नहीं, मेरे परिवार की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। या फिर सेकंड। मेरी माँ ने कुछ सेकंड सोचा। मैंने अपनी टेबल से धीरे से कहा, 3rd। लेकिन मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि टेबल 14 से आगे किसी तक नहीं पहुंची। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा, 3rd ही है। फिर उन्होंने पूरे हॉल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन कम से कम दिया को एक हस्बैंड तो मिल गया। वह थोड़ा रुकी। फिर उनकी आवाज में ऐसा तंज था कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। हालांकि हमें आज तक ये नहीं पता कि वो आखिर करता क्या है। अगले ही पल पूरा बॉलरूम ठहाकों से गूंज उठा। कुछ लोगों ने अपने हाथों से मुंह ढक लिया, कुछ ने खुलकर हंसना शुरू कर दिया। मेरे पिता भी हंस रहे थे। और उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरा दिल नहीं, मेरा पेशेंस। 4 साल से मैं चुप थी। 4 साल से मैं हर इंसल्ट निगलती आई थी। 4 साल से अर्जुन को भी चुप रहने के लिए कहती रही थी। लेकिन उस रात मेरी चुप्पी खत्म हो चुकी थी। मेरे बगल में बैठा अर्जुन धीरे धीरे अपनी जैकेट की तरफ हाथ ले गया। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो तूफान आने से पहले होती है। हंसी की आवाज पूरे बॉलरूम में लहर की तरह फैल रही थी। मेरे पिता ने मेरी माँ से माइक्रोफोन वापस लिया। वह अब भी हंस रहे थे। अब बस भी करो हेलन, थोड़ी तो नाइस बनो। लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि उन्हें भी ये सब मजेदार लग रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। दिया की अपनी भी कुछ खूबियां हैं। उनका अंदाज ऐसा था जैसे किसी मुश्किल बच्चे के बारे में बात कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, कुछ लोग लेड करने के लिए पैदा होते हैं। उन्होंने सामने बैठे बिजनेस लीडर्स की तरफ हाथ फैलाया। और कुछ लोग दूसरों को सपोर्ट करने के लिए। उनकी नजर फिर मुझ पर आकर रुक गई। दिया हमेशा से सपोर्टर रही है। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैं चेयर पर जमी बैठी थी। न हाथ हिल रहे थे, न आवाज निकल रही थी। ये कोई रिटायरमेंट स्पीच नहीं थी। ये मेरे पिता द्वारा पूरे 150 लोगों के सामने मेरा पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। उन्होंने आगे कहा, हमने हमेशा उसे गाइड करने की कोशिश की। हमने उसे कंपनी में कई पोजीशंस ऑफर की, यहाँ तक कि उसकी MBA की फीस देने की भी बात की। उन्होंने कंधे उचकाए। लेकिन दिया ने अपनी जिंदगी के लिए, खैर जो भी चुना। लोगों के बीच धीमी आवाजें उठीं। कुछ लोग सहानुभूति से मेरी तरफ देखने लगे, लेकिन उन नजरों में भी मुझे दया ही दिखाई दे रही थी, जैसे मैं किसी बहुत बड़ी फैमिली की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। मेरे पिता ने अपना ग्लास उठाया। लेकिन यही तो फैमिली है। वह मुस्कुराए। आप उन्हें प्यार करते हैं, भले ही वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे न उतरें। उन्होंने ग्लास ऊपर उठाया। टू फैमिली। पूरे बॉलरूम में 150 ग्लासेस एक साथ ऊपर उठ गए। फैमिली, सबने एक साथ कहा। और मैं किचन के पास वाली टेबल पर बैठी अपने ही परिवार की खुशी के बीच अपनी बेइज्जती का जश्न देख रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ, अर्जुन का हाथ अब मेरे हाथ में नहीं था। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी चेयर खाली थी। वह खड़ा हो चुका था। मैंने घबराकर फुसफुसाया, अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ नहीं देखा। वह बस चल पड़ा, धीरे धीरे, बिल्कुल शांत, हर कदम सोच समझकर। और उसकी मंजिल थी स्टेज। पहले कुछ लोगों ने उसे देखा, फिर बाकी लोगों की नजरें भी उसकी तरफ घूमने लगी।
पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कौन है? कहाँ जा रहा है? क्या करने वाला है? मेरे पिता की नजर उस पर पड़ी। उनकी मुस्कान गायब हो गई। अर्जुन स्टेज पर चढ़ गया। मेरे पिता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कैन आई हेल्प यू? अर्जुन ने सामने बैठे लोगों की तरफ देखा। इन्वेस्टर्स, बिजनेस पार्टनर्स, मेहमान, सभी अब उसकी तरफ देख रहे थे। फिर उसने माइक्रोफोन की तरफ झुककर कहा, क्या मुझे 1 मिनट मिल सकता है? पूरा बॉलरूम शांत हो गया। मेरे पिता के चेहरे पर कंफ्यूजन था। फिर कंफ्यूजन धीरे धीरे इरिटेशन में बदल गया। उन्होंने पूछा, सॉरी, आप कौन हैं? अर्जुन ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मैं अर्जुन हूँ। एक पल रुककर उसने मेरी तरफ देखा। दिया का हस्बैंड। कुछ लोगों के बीच नर्वस लाफ्टर सुनाई दी। मेरी माँ तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने माइक्रोफोन लेने की कोशिश की। ये सही समय नहीं है। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। मुझे लगता है यही सही समय है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन पूरे हॉल में साफ सुनाई दे रही थी। हर शब्द बिल्कुल कंट्रोल था। मेरे पिता ने ऑडियंस के सामने अपनी मुस्कान वापस लाने की कोशिश की। अर्जुन, राइट? जी, हम बाद में प्राइवेट में बात कर सकते हैं। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। नहीं, सिर्फ एक शब्द। लेकिन वह शब्द पूरे हॉल में ऐसे गिरा जैसे पत्थर। अर्जुन ने माइक्रोफोन पकड़े रखा। 4 साल से मैं आपके फैमिली के पीछे वाली टेबल्स पर बैठा हूँ। आपकी वाइफ को मेरा करियर मजाक बनाते सुना है। आपको अपनी बेटी को बार बार दूसरों से कम समझते देखा है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया और मैं चुप रहा। कुछ सेकंड वह रुका, क्योंकि दिया ने मुझसे कहा था कि मैं कोई सीन क्रिएट ना करूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरी माँ ने एक अजीब सी हंसी हंसी। वह नर्वस थी। ये सब रिडिक्युलस है। फिर उन्होंने मेरे पिता की तरफ देखा। हेलेन को नहीं, सिक्योरिटी को बुलाओ। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था। मैं यहाँ सीन क्रिएट करने नहीं आया। वह पूरे हॉल की तरफ मुड़ा। मैं सिर्फ अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके फैमिली ने मुझे कभी खुद को इंट्रोड्यूस करने का मौका ही नहीं दिया। तभी रिया भीड़ को चीरती हुई स्टेज की तरफ आ गई। उसके हाथ में शैंपेन ग्लास था। वह गुस्से में थी। ये सब क्या हो रहा है? फिर उसने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? अर्जुन ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। बहुत अच्छा सवाल है। वह हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू फॉर आस्किंग। फिर उसने अपनी जैकेट की पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। वही एनवलोप जो उसने कुछ घंटे पहले पॉकेट में रखा था, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं निकाला। अभी नहीं। उसने अपनी टाई ठीक की और ऑडियंस की तरफ मुड़ गया। मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। जेनिफर वॉल्श के मुंह से अचानक एक हल्की सी गास्प निकली। उन्होंने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। अर्जुन ने आगे कहा, और मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने मेरी कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा। पूरा हॉल जैसे सांस रोककर खड़ा था। मेरे पिता ने बेचैनी से पूछा, कौन सी कंपनी? लेकिन इससे पहले कि अर्जुन जवाब देता, रिया ने अचानक माइक्रोफोन अपने हाथ में ले लिया। ओके, इनफ। वह अर्जुन और ऑडियंस के बीच खड़ी हो गई। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, दिया, अपने हस्बैंड को लेकर जाओ। ये खुद को एम्बैरस कर रहा है। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मैं अभी फिनिश्ड नहीं हुआ हूँ। रिया ने तिरस्कार से कहा, हाँ, हो चुके हो। फिर उसने ऑडियंस की तरफ देखा। अब वह सिर्फ अर्जुन से बात नहीं कर रही थी। वह पूरे हॉल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, मुझे समझ आता है, जब कोई आपकी रियलिटी सामने रख देता है तो डिफेंसिव होना नॉर्मल है। उसने मेरी तरफ इशारा किया। दिया ने ऐसे आदमी से शादी की है जो शायद मेरे असिस्टेंट से भी कम कमाता है। कुछ लोग असहज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन रिया नहीं रुकी। और इसमें कोई बुराई नहीं है। वह हंसी। हर कोई बड़ा एम नहीं कर सकता। पीछे से किसी आदमी की जोरदार हंसी सुनाई दी। रिया और कॉन्फिडेंट हो गई। शायद ये ट्यूटर होगा, शायद पेपर्स चेक करता होगा। फिर उसने एयर कोट्स बनाते हुए कहा, एजुकेशन में काम करता है। उसने माइक्रोफोन कसकर पकड़ा। लेकिन जो भी करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज डैड की नाइट है, तुम्हारी नहीं। उसने अर्जुन की तरफ इशारा किया। इसलिए प्लीज अपनी छोटी सी टेबल पर वापस जाओ और अडल्ट्स को सेलिब्रेशन खत्म करने दो। उसने माइक्रोफोन अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन माइक्रोफोन लेगा और चुपचाप वापस चला जाएगा, लेकिन अर्जुन ने माइक्रोफोन नहीं लिया। उसने खुद माइक्रोफोन पकड़ लिया और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ना बदला था, न घमंड, बस अजीब सी शांति। उसने कहा, तुम सही कह रही हो। रिया कुछ पल चुप रही। अर्जुन ने आगे कहा, आज की रात मेरी नहीं है। फिर उसकी नजर मेरी तरफ गई। लेकिन जब तुम्हारे फैमिली ने मेरी वाइफ को 150 लोगों के सामने इंसल्ट किया, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई, तब ये रात मेरी भी हो गई। रिया ने आंखें घुमाई। ओ माय गॉड, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं एजुकेशन में काम करता हूँ। उसने धीरे से कहा, तुम सही थी। रिया के चेहरे पर फिर हल्की मुस्कान आई। लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने कहा, लेकिन मैं पेपर्स ग्रेड नहीं करता।
उसकी मुस्कान गायब हो गई। मैं ट्यूटरिंग नहीं करता। वह थोड़ा रुका। मैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स बनाता हूँ। पूरा हॉल शांत था। अर्जुन ने कहा, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे लाखों बच्चों को पढ़ने और सीखने में मदद मिलती है। जेनिफर वॉल्श की आंखें अचानक फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे पता था। फिर उन्होंने लगभग खुद से कहा, मुझे पता था कि मैंने इसे कहीं देखा है। रिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने कन्फ्यूज्ड होकर पूछा, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मेरी कंपनी का नाम है एड्यूस्पार्क। जैसे ही ये नाम हॉल में गूंजा, पूरा माहौल बदल गया। एक पल पहले जहां लोग मेरी बेइज्जती पर हंस रहे थे, अब वही लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी के चेहरे पर कन्फ्यूजन था, किसी के चेहरे पर पहचान, और कुछ लोगों के चेहरे पर साफ शौक। टेबल नंबर 3 पर बैठे एक आदमी ने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने तेजी से कुछ सर्च किया, फिर अपनी वाइफ को स्क्रीन दिखाई। उसकी वाइफ की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। स्टेज के पास खड़ी एक महिला ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। जेनिफर वॉल्श अपनी चेयर से उठ चुकी थीं। उन्होंने जोर से कहा, रॉबर्ट। मेरे पिता ने उनकी तरफ देखा। जेनिफर ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। क्या आपको पता भी है कि ये कौन है? मेरे पिता के चेहरे पर अब जेन्युइन कंफ्यूजन था। मैं? क्या? जेनिफर ने लगभग विश्वास न करते हुए कहा, एड्यूस्पार्क। फिर उन्होंने पूरे हॉल की तरफ देखा। वही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। कुछ लोग अब अपने फोन्स पर सर्च कर रहे थे। जेनिफर ने कहा, पिछले महीने उसकी वैल्यूएशन 200 करोड़ से ज्यादा की बताई गई थी। पूरे हॉल में एक साथ फुसफुसाहट फैल गई। 200 करोड़? एड्यूस्पार्क? वही कंपनी? क्या ये वही फाउंडर है? रिया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अभी कुछ मिनट पहले तक जो लड़की पूरे हॉल में अपने हस्बैंड को लेकर मजाक कर रही थी, अब वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, ये पॉसिबल नहीं है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मुझे पूरा विश्वास है। मेरी माँ ने घबराकर मेरे पिता का हाथ पकड़ लिया। रॉबर्ट, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? मेरे पिता ने तुरंत कहा, ऑफ कोर्स नहीं। फिर उनकी नजर मेरी तरफ गई। दिया ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। अर्जुन ने माइक्रोफोन अपने करीब किया। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं। मेरे पिता चुप हो गए। अर्जुन ने कहा, 4 साल में आपने मुझसे एक बार भी मेरे काम के बारे में जेन्युइनली नहीं पूछा। मेरी जिंदगी के बारे में नहीं पूछा। मेरे सपनों के बारे में नहीं पूछा। कुछ भी नहीं। वह स्टेज पर एक कदम आगे बढ़ा। स्पॉटलाइट अब पूरी तरह उस पर थी। आपने मान लिया कि मैं कोई नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद का प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स के नाम नहीं गिनाए, क्योंकि मैंने पैसे दिखाकर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। उसने हॉल की तरफ देखा। क्योंकि मैं आपकी हॉलिडे डिनर्स में चुपचाप बैठा रहा, आपकी बातें सुनता रहा, और आपको कभी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। उसकी आवाज में अब दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। पिछले साल मुझे एजुकेशन सेक्टर में 30 अंडर 30 की लिस्ट में जगह मिली थी। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। मेरे इंटरव्यूज कई बड़े न्यूज चैनल्स पर आए। मेरी कंपनी के साथ काम करने के लिए देश के कई बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने कांटेक्ट किया। फिर उसने रिया की तरफ देखा। मैं तुम्हारे असिस्टेंट से कम नहीं कमाता। एक पल रुककर उसने कहा, लेकिन अगर मैं उससे कम भी कमाता होता। उसकी आवाज और गंभीर हो गई, तो भी तुम्हें मेरी वाइफ का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं होता। मेरी आंखों से आंसू निकल चुके थे, लेकिन इस बार ये सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे। मेरे अंदर सालों से दबा हुआ दर्द धीरे धीरे सम्मान में बदल रहा था। तभी जेनिफर वॉल्श आगे बढ़ीं। वह भीड़ को हटाते हुए स्टेज के पास पहुंची। उन्होंने अर्जुन को गौर से देखा, फिर अचानक बोली, मुझे पता था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। जेनिफर ने कहा, पिछली गर्मियों में टेक इंडस्ट्री की एक बड़ी मैगजीन में तुम्हारा इंटरव्यू आया था। वही आर्टिकल जिसमें एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की बात थी। अर्जुन ने शांत होकर कहा, हाँ। जेनिफर ने फिर मेरे पिता की तरफ देखा। इस बार उनकी आवाज में सम्मान नहीं, बल्कि नाराजगी थी। रॉबर्ट, तुम पिछले 6 महीने से अपनी कंपनी को एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में लाने की बात कर रहे थे। मेरे पिता का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। जेनिफर ने अर्जुन की तरफ देखा, और मैं पिछले 6 महीने से एड्यूस्पार्क के साथ मीटिंग लेने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। मेरे पिता ने अर्जुन को देखा, पहली बार, जैसे वह उसे किसी मामूली आदमी की तरह नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह देख रहे थे जिसे उन्होंने बिना जाने बिना समझे सालों तक नीचा दिखाया था। और मैं जानती थी, ये अभी सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अर्जुन की जैकेट की अंदर वाली पॉकेट में वह सफेद एनवलोप अब भी मौजूद था। और उसमें क्या था, ये राज अभी खुलना बाकी था। वो मौका तो लिटरली आपकी डिनर टेबल पर बैठा था। जेनिफर वॉल्श की आवाज में अब हैरानी से ज्यादा नाराजगी थी। मेरे पिता का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे वह अपने भीतर उठते पैनिक को बड़ी मुश्किल से छिपा रहे हों। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। आपको पता होना चाहिए था। मेरे पिता चुप रहे। अर्जुन ने कहा, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की।
फिर उसने अपनी जैकेट की अंदर वाली पॉकेट में हाथ डाला और वही सफेद एनवलप बाहर निकाल लिया। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वह एनवलप खोलकर अंदर से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बाहर निकालने लगा। कागज मोटा था, ऊपर ऑफिशियल सील लगी थी। अर्जुन ने उसे सामने उठाया। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बताने नहीं आया हूँ। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने डॉक्यूमेंट मेरी तरफ देखा और फिर ऑडियंस की तरफ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ लोगों ने आगे झुककर देखने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा, $5 मिलियन का ग्रांट। पूरे हॉल में हलचल मच गई। ये ग्रांट जरूरतमंद बच्चों के लिए स्टेम प्रोग्राम्स शुरू करने के लिए है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरे पिता का चेहरा और ज्यादा फीका पड़ गया। मेरी माँ ने अपनी गर्दन पर हाथ रख लिया। अर्जुन ने डॉक्यूमेंट पर उंगली रखी। और इस ग्रांट का पहला रिसिपिएंट है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। लिंकन एलिमेंट्री स्कूल। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। दिया का स्कूल। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उस पल मुझे पैसे की परवाह नहीं थी, न उस ग्रांट की, न अर्जुन की कंपनी की, न उस हॉल में बैठे लोगों की नजरों की। मेरे लिए मायने रखता था सिर्फ एक सच। पहली बार कोई मेरे परिवार के सामने खड़ा होकर कह रहा था, दिया मायने रखती है। अर्जुन ने माइक्रोफोन को थोड़ा और करीब किया। आपकी बेटी रोज ऐसे बच्चों को पढ़ाती है जिनके पास शायद जिंदगी में बहुत कुछ नहीं है। मेरी माँ की आंखें अब मेरी तरफ थीं। अर्जुन आगे बोला, वो हर दिन उन बच्चों के लिए स्कूल जाती है जिन्हें सोसाइटी ने लगभग भुला दिया है। वो अपने पैसों से उनके लिए बुक्स और सप्लाईज खरीदती है। जो बच्चे पढ़ने में स्ट्रगल करते हैं उनके लिए स्कूल खत्म होने के बाद भी रुकती है। उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। वो सिर्फ पढ़ाती नहीं है, वो बच्चों की जिंदगी बदलती है। मैं रो रही थी। मेरे पिता अब जमीन की तरफ देख रहे थे। अर्जुन ने उनकी तरफ देखकर कहा, और आपने उसे क्या कहा? उसकी आवाज में पहली बार दर्द के साथ गुस्सा भी था। डिसअपॉइंटमेंट। फिर उसने मेरी माँ की तरफ देखा। सपोर्टर। उसने धीरे से सिर हिलाया। आपने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने दिया को बच्चों के साथ काम करते देखा था। मैंने देखा कि एक टीचर कितनी जिंदगी बदल सकती है, और उसी वजह से मैंने अपनी कंपनी बनाने का फैसला किया। मैं चाहता था कि टीचर्स को वो टूल्स मिलें जिनके वो हकदार हैं। मेरी सांस अटक गई। अर्जुन ने कहा, मैं एजुकेशन में काम करता हूँ। फिर उसने डॉक्यूमेंट उठाकर दिखाया। बस फर्क इतना है कि मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। उसने डॉक्यूमेंट को पलटा। ऊपर साफ लिखा था, एड्यूस्पार्क। नीचे उसकी सिग्नेचर थी और बीच में मेरे स्कूल का नाम हाईलाइटेड था। पूरा हॉल उस डॉक्यूमेंट को देख रहा था। अर्जुन ने कहा, ये चैरिटी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि दिया जो करती है वो मायने रखता है। उसने चारों तरफ देखा, और हर टीचर जो बच्चों के लिए अपना सब कुछ लगा देता है वो मायने रखता है। फिर उसने माइक्रोफोन से एक कदम पीछे हटाया और मेरी तरफ चल पड़ा। पूरा क्राउड उसके लिए रास्ता छोड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लोग खुद ब खुद उसके सामने से हट रहे हों। मैं अपनी चेयर से उठी। मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे लगा मैं शायद खड़ी भी नहीं रह पाऊंगी। अर्जुन मेरे पास आया। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आंखों में अब सिर्फ प्यार था। उसने धीमे से कहा, आई एम सॉरी। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने ये पहले क्यों नहीं किया? इसका मुझे अफसोस है। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं हमेशा उम्मीद करता रहा कि एक दिन वो तुम्हें देखेंगे, सच में देखेंगे। वो दिया देखेंगे जिसे मैं देखता हूँ। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। मैं सिर्फ रो रही थी। अर्जुन ने मेरे हाथों को थोड़ा और कसकर पकड़ा। मुझे तुम पर कभी इतना प्राउड महसूस नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। मेरी आंखें बंद हो गईं। उस वक्त मुझे लगा, शायद सालों से जिस सम्मान की तलाश थी वो यहीं मेरे सामने खड़ा था। तभी पीछे से मेरी माँ की कांपती हुई आवाज आई, दिया, बेटा। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। मेरी माँ खड़ी थी। मेरे पिता उनके पास बिल्कुल फ्रोजन खड़े थे। रिया स्टेज से काफी पीछे हट चुकी थी। वह भीड़ में छिपने की कोशिश कर रही थी। मेरी माँ ने पूछा, तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? मैंने उनकी तरफ देखा। मेरे मन में एक सवाल आया, वही सवाल जिसने मेरे परिवार की पूरी सच्चाई को एक पल में मेरे सामने ला दिया। मैंने पूछा, क्या फर्क पड़ता? मेरी माँ तुरंत बोली, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता। मैं हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। रियली, मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। गुस्सा नहीं, अब गुस्से से भी ज्यादा साफ चीज थी, क्लैरिटी। मैंने कहा, आप लोगों ने 32 साल से मुझे डिसमिस किया है। जब भी मौका मिला मुझे महसूस कराया कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। आज आपने मेरे हस्बैंड को 150 लोगों के सामने नोबडी कहा। मैंने पूरे हॉल की तरफ हाथ फैलाया। लेकिन अगर अर्जुन सच में ब्रोक होता तो, अगर वो सच में मिनिमम वेज पर ट्यूटर होता तो, क्या तब भी आपका बिहेवियर सही होता? मेरी माँ ने मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। फिर उन्होंने नजरें झुका लीं। मैंने कहा, यही सोच रही थी। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह मेरे लिए खड़ा था, लेकिन मेरी जगह बोल नहीं रहा था, क्योंकि इस बार ये मेरी आवाज थी। मेरा मोमेंट था।
मेरे पिता अचानक आगे आए। उनका बिजनेस इंस्टिंक्ट अब भी शौक पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे सच में पता नहीं था, हमें बात करनी चाहिए। फिर उन्होंने जैसे अचानक कोई सोल्यूशन खोज लिया। शायद हम पार्टनरशिप के बारे में भी बात कर सकते हैं। अर्जुन ने उन्हें देखा। नहीं, एक शब्द, बस एक शब्द, लेकिन उसमें कोई जगह नहीं थी। मेरे पिता ने घबरा कर कहा, लेकिन ये एग्जैक्टली उस तरह का अपॉर्चुनिटी है जिसकी हमें तलाश थी। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, अपॉर्चुनिटी 4 साल पहले थी। मेरे पिता चुप हो गए। जब आप अपनी बेटी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आ सकते थे, जब आप मुझसे एक बार जेन्युइनली पूछ सकते थे कि मैं कौन हूं, लेकिन आपने मान लिया कि मैं आपके लायक नहीं हूं। मेरे पिता ने जल्दी से कहा, हमने ऐसा नहीं सोचा था। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर हमें किचन के पास क्यों बैठाया? मेरे पिता चुप। आपने एक ईमेल फॉरवर्ड किया था जिसमें रिया से कहा गया था कि हमें इंपॉर्टेंट गेस्ट से दूर रखना। मेरी माँ का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वो ईमेल उन्हें याद आ गया था। उन्होंने घबराकर पूछा, तुम्हें वो कैसे पता? अर्जुन ने कहा, दिया ने मुझे वो ईमेल दिखाया था जो आपने गलती से उसे भेज दिया था। मेरे माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई क्लेवर जवाब नहीं, सिर्फ सच, उनके अपने किए हुए कामों का सच। मेरी माँ ने कांपती आवाज में कहा, हम सब फिर से शुरू कर सकते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखा। फैमिली आखिर फैमिली होती है। मैंने धीरे से पूछा, क्या सच में? मैं एक कदम आगे बढ़ी, क्योंकि पूरी जिंदगी आपने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं ही नहीं, जैसे मैं कोई एम्बैरसमेंट हूं, जैसे मैं कोई चैरिटी केस हूं। मेरी माँ ने कहा, दिया, ऐसा नहीं है। मैंने उनकी बात काट दी। आपने अभी कहा कि आपको नहीं पता मेरा हस्बैंड क्या करता है। मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने कभी पूछा ही नहीं, न उसके बारे में, न मेरे बारे में, न इस बारे में कि हम दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं। भीड़ में खड़ी रिया अचानक बोल पड़ी, ये अनफेयर है, हमें कैसे पता चलता? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें पता होना जरूरी नहीं था, तुम्हें बस डिसेंट होना था। पूरा हॉल शांत हो गया। अर्जुन ने कहा, किसी इंसान की इज्जत करने के लिए फोर्ब्स की कवर स्टोरी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरे पिता ने आसपास देखा। उनके बिजनेस पार्टनर्स, उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड्स, सभी उन्हें देख रहे थे। जिस लेगेसी पर उन्हें इतना गर्व था, आज वही लेगेसी उनके सामने सवाल बनकर खड़ी थी। उन्होंने धीमे से कहा, शायद हमें ये बात प्राइवेट में करनी चाहिए। मैंने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, नहीं। पूरा हॉल मेरी तरफ देखने लगा। अब मैं कुछ भी प्राइवेट में नहीं करूंगी। मैं स्टेज की तरफ बढ़ी। अर्जुन मेरे साथ चल पड़ा। उसने मेरी पीठ के नीचे हाथ रखा। वह मुझे लेड नहीं कर रहा था, बस सपोर्ट कर रहा था। मैं माइक्रोफोन के सामने पहुंची। मैंने पूरे हॉल को देखा। ये वही लोग थे जिन्हें देखकर मैं बचपन से खुद को साबित करना चाहती थी। वही लोग जिनके सामने मुझे हमेशा परफेक्ट डॉटर बनकर रहना था। वही लोग जिनके अप्रूवल के लिए मैंने सालों तक खुद को बदलने की कोशिश की थी। लेकिन उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं अब किसी को इम्प्रेस करने नहीं वाली। मैंने माइक्रोफोन पकड़ा। मेरा नाम दिया शर्मा है। कुछ लोग शांत होकर मुझे देखने लगे। मैंने कहा, मैं वो डिसअपॉइंटिंग डॉटर हूँ। कुछ लोगों के चेहरे पर नर्वस लाफ्टर आया। मैंने बिना मुस्कुराए आगे कहा, 32 साल से मैंने अपने पेरेंट्स का अप्रूवल पाने की कोशिश की। मैंने वो करियर चुना जिसे मैं प्यार करती हूँ। उन्होंने उसे वेस्ट कहा। मैंने उस इंसान से शादी की जिसे मैं प्यार करती हूँ। उन्होंने उसे नोबडी कहा। मैं हर हॉलिडे पर आई, हर बर्थडे पर आई, हर फैमिली इवेंट में आई, और हर बार मुझे किचन के पास बैठाया गया। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन इस बार उसमें कमजोरी नहीं थी। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। आज आपको पता चला कि मेरा हस्बैंड आपकी डेफिनेशन के हिसाब से सक्सेसफुल है। उसके पास पैसा है, उसकी कंपनी है, उसका नाम है, कनेक्शंस हैं। मैं कुछ सेकंड रुकी, लेकिन असली बात यह है, इससे कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। मेरी नजर सीधे मेरे माता पिता पर थी। आपने मेरे साथ जो किया वो गलत था। आपको अर्जुन की कंपनी का पता चलने से पहले भी गलत था, और आज जिस वजह से आपका बिहेवियर अचानक बदल गया है, वो मुझे सब कुछ बता रहा है। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जानती थी वो सच में रो रही थी या सिर्फ सिचुएशन के कारण। उन्होंने कहा, दिया प्लीज। मैंने सिर हिलाया। मैं अभी फिनिश्ड नहीं हुई हूँ। मेरी माँ चुप हो गई। मैंने कहा, मेरे पास एक ऐसा काम है जो मेरे लिए मायने रखता है। मेरे पास एक ऐसा हस्बैंड है जो मुझसे प्यार करता है। मेरे पास एक ऐसी जिंदगी है जिसे मैंने आपकी अप्रूवल के बिना बनाया है। मैंने गहरी सांस ली। और अब से रिस्पेक्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ऑप्शनल नहीं, कंडीशनल नहीं। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि मेरा हस्बैंड कौन है, बस बेसिक रिस्पेक्ट। मैंने रिया की तरफ देखा, फिर माँ की तरफ, फिर पिता की तरफ। अगर आप मुझे ये दे सकते हैं तो शायद हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। मैंने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। लेकिन अगर नहीं, मैंने एक पल रुककर कहा, तो आज यही गुड बाय है। अर्जुन ने मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों पीछे मुड़े
और बॉलरूम से बाहर निकलने लगे। पीछे 150 लोग खड़े हमें जाते हुए देख रहे थे। किसी ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। कोई कुछ नहीं बोला। हमने तब तक बात नहीं की जब तक हम कार तक नहीं पहुंच गए। अर्जुन ने ड्राइविंग सीट संभाली। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गई। शहर की लाइट्स खिड़की के बाहर धुंधली होती जा रही थीं। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ देर बाद अर्जुन ने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने खिड़की से नजर नहीं हटाई। मुझे नहीं पता। मैंने अपना चेहरा पोंछा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों से कोई बहुत भारी चीज उठाए घूम रही थी। मैंने लंबी सांस ली और आज पहली बार उसे नीचे रख दिया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये एम्प्टी नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, ये हल्का होना है। मेरे मुंह से एक हल्की सी हंसी निकली, लेकिन वो हंसी भीगी हुई थी, टूटी हुई। मेरे फोन की स्क्रीन लगातार चमक रही थी। हमारे बाहर निकलते ही कॉल्स आना शुरू हो गए थे। आखिर मैंने फोन उठाकर देखा। 23 मिस्ड कॉल्स। 14 मेरी माँ की, 6 मेरे पिता की और 3 रिया की। वॉइस मेल्स लगातार जमा हो रहे थे। मैंने सबसे पहले माँ का मैसेज प्ले किया। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा प्लीज वापस आ जाओ। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमें तुमसे बात करनी है। मैंने फोन की तरफ देखा। मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं हल्का सा हंसी, जैसे उन्होंने गलती से मेरा नाम गलत बोल दिया हो। फिर मैंने पिता का वॉइस मेल चलाया। उनका मैसेज छोटा था, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का लगता है। हम डिनर पर मिलते हैं। मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं, शायद हम। मैंने मैसेज वहीं बंद कर दिया और डिलीट कर दिया। मुझे पता था कि आगे क्या आने वाला था। बिजनेस, पार्टनरशिप, कनेक्शंस। मेरी माँ का अगला मैसेज भी आया, फिर रिया का। मैंने उसका टेक्स्ट खोला। उसमें लिखा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये सब हमसे छिपाया। ये बहुत सेल्फिश था। मैंने वो मैसेज अर्जुन को पढ़कर सुनाया। उसने कुछ सेकंड तक सड़क की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। सेल्फिश। उसकी आवाज में हल्की सी कड़वाहट थी। उसे अभी भी लगता है कि विक्टिम वही है। मैंने कहा, ऑफ कोर्स उसे ऐसा ही लगता है। फिर मैंने अपना फोन बंद कर दिया। कार के अंदर अचानक गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद मैंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें रिग्रेट है? उसने मेरी तरफ देखा। किस बात का? इतने साल चुप रहने का। वह कुछ सेकंड सोचता रहा। कभी कभी। उसने स्टीयरिंग से एक हाथ हटाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन मैंने ये सब उनके लिए नहीं किया था, मैंने तुम्हारे लिए किया था। मैं उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि चुप रहो। मेरी आंखें फिर नम हो गईं। मुझे पता है। मैंने बाहर सड़क की तरफ देखा। आज की रात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मेरी माँ का चेहरा, मेरे पिता का पैनिक, रिया की आंखों का शौक, वो 150 लोग, और फिर मेरी अपनी आवाज। मैंने पहली बार अपने लिए बात की थी। मैंने पहली बार किसी से अप्रूवल नहीं मांगा था। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया था। कुछ देर बाद मैंने धीमे से पूछा, आज जो मैंने कहा? मैंने उसकी तरफ देखा। तुम खुश हो? अर्जुन ने सड़क से नजर हटाए बिना मेरा हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया, और उस एक जेस्चर में मुझे अपना जवाब मिल गया। हाँ, आज पहली बार। मुझे भी अपने लिए कही गई हर बात पर गर्व था। अभी नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगी। अगली सुबह से ही उस रात का असर दिखने लगा। सुबह के 8 बजे जेनिफर वॉल्श ने अर्जुन को फोन किया। मैं किचन में कॉफी बना रही थी और उनकी बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। मैं कल रात के लिए अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, जेनिफर ने कहा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रॉबर्ट का परिवार इतना। वह कुछ पल के लिए चुप हुई। खैर, जो हुआ वो बहुत गलत था, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी मैं पिछले 6 महीने से एड्यूस्पार्क के साथ मीटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रॉबर्ट के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश करती रही, क्योंकि मुझे लगा था कि उनके अच्छे कनेक्शंस होंगे। जेनिफर हल्का सा हंसी। पता चला कनेक्शन तो उनकी बेटी की टेबल पर ही बैठा था। उसकी आवाज में हल्की सी तल्खी थी। जब भी आप रेडी हों, मैं पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करना चाहूंगी। कॉल कट होने के बाद अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। जेनिफर मेरे पिता की सबसे बड़ी पोटेंशियल इन्वेस्टर थी। मैंने पूछा, उसने क्या कहा? उसने आज सुबह तुम्हारे पिता के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अपना इंटरेस्ट वापस ले लिया। मुझे लगा मुझे शायद सैटिस्फैक्शन महसूस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे खुशी नहीं हुई, लेकिन गिल्ट भी नहीं था। अगले एक हफ्ते में पूरी बोस्टन की बिजनेस कम्युनिटी में उस रात की खबर आग की तरह फैल गई। हर जगह एक ही कहानी थी। रॉबर्ट पाकर ने अपनी रिटायरमेंट पार्टी में अपनी ही बेटी के हस्बैंड को सबके सामने इंसल्ट किया, और वो हस्बैंड कोई मामूली आदमी नहीं था। वो $200 मिलियन की कंपनी का CEO था। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में उसका नाम आ चुका था। उसका इंटरव्यू नेशनल टेलीविजन पर हो चुका था। बिजनेस वर्ल्ड में मेरे पिता की इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा। कई लोगों ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके एक्शंस बहुत कुछ कह रहे थे। पिता जिन 2 बड़े डील्स पर महीनों से काम कर रहे थे, दोनों अचानक रुक गए। पार्टनर्स ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें मैनेजमेंट जजमेंट और रेपुटेशन को लेकर कंसर्न्स हैं। तभी मुझे समझ आया कि बिजनेस की दुनिया में रेपुटेशन सिर्फ नाम नहीं होती,
वो करेंसी होती है। एक रात पिता के अकाउंट से पेमेंट तक बाउंस हो गई। रिया को हेंडरसन प्रोजेक्ट से क्वाइटली हटा दिया गया। कारण बताया गया कि सिचुएशन अब बहुत ऑकवर्ड हो चुकी थी। लेकिन रिया ने जिम्मेदारी लेने के बजाय मुझे ब्लेम किया। उसने मुझे एक लंबा मैसेज भेजा। उसका कहना था कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सबसे अजीब कॉल मेरे पिता की कंपनी की पीआर टीम से आया। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या वो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर सकता है, कुछ ऐसा स्टेटमेंट जिसमें फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग, हीलिंग और आगे बढ़ने की बात हो। अर्जुन ने साफ मना कर दिया। जिस चीज को स्पिन करने की जरूरत है वो यहाँ है ही नहीं। उसने कहा, सच वही है जो हुआ था। पार्टी के एक हफ्ते बाद मेरे बड़े चाचा सुरेश का फोन आया। वो मेरे पिता के बड़े भाई थे। लगभग 30 साल पहले उन्होंने फैमिली बिजनेस छोड़ दिया था और एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल बन गए थे। मेरे पिता उन्हें भी कभी फैमिली डिसअपॉइंटमेंट कहा करते थे। शायद इसी वजह से मैं हमेशा उनसे थोड़ा ज्यादा जुड़ी हुई थी। उनकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर कुछ नरम पड़ गया। दिया, हाँ चाचा, मैंने रिटायरमेंट पार्टी के बारे में सुना। मैं हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लगा ही था कि आपको पता चल जाएगा। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मैं रॉबर्ट से सालों से कहता आया हूँ कि वो तुम्हारे बारे में गलत सोचता है। मेरी सांस जैसे रुक गई। आपने हर दिवाली पर, हर फैमिली डिनर पर, हर बार जब वो तुम्हारी टीचिंग जॉब को छोटा समझकर कोई कमेंट करता था। चाचा ने लंबी सांस ली। लेकिन तुम्हारे पिता कभी सुनते ही नहीं थे। वो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। मेरे सामने अचानक बचपन के सारे फैमिली डिनर्स घूमने लगे। पिता सेंटर में बैठकर अपनी अचीवमेंट्स बताते थे। रिया अपने ऑफिस की बातें करती थी और चाचा हमेशा एक कोने में चुपचाप बैठे रहते थे। मैंने पूछा, आपने कभी मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफियर नहीं करना चाहता था। कुछ पल बाद उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। और सच कहूं तो मुझे डर था कि शायद तुम मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करोगी। फिर उन्होंने कहा, लेकिन उस रात अर्जुन ने जिस तरह तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, उसमें बहुत हिम्मत थी। मेरी आंखें नम हो गईं। हाँ, और दिया, उनकी आवाज में गर्व था। तुमने आखिर में जिस तरह खुद के लिए स्टैंड लिया, उसमें उससे भी ज्यादा हिम्मत थी। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे। ये जैसे सालों से दबा हुआ कोई बोझ बाहर निकल रहा था। चाचा ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है बच्ची। मैं रोते हुए मुस्कुराई। मुझे हमेशा से तुम पर गर्व था। वो कुछ पल चुप रहे। बस काश मैंने ये बात तुम्हें पहले ज्यादा बार बताई होती। मैंने कांपती आवाज में कहा, थैंक यू चाचा। उन्होंने आखिरी बात कही, याद रखना, फैमिली सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनती। फैमिली वो होती है जो तुम्हारे लिए खड़ी होती है। उनकी आवाज भी भरा गई। अर्जुन तुम्हारे लिए खड़ा हुआ और तुम आखिरकार खुद अपने लिए खड़ी हुई। कॉल कट होने के बाद मैं काफी देर तक सोफा पर बैठी रोती रही। अर्जुन कमरे में आया और मुझे देखा। वो मेरे पास आकर बैठ गया। गुड टीयर्स? मैंने आंसू पोंछते हुए पूछा। गुड टीयर्स। वो मुस्कुराया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। तुम्हारी फैमिली में हर कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं था। मैं उसकी तरफ झुक गई। अब जाकर समझ आ रहा है। 3 हफ्ते बाद मैंने अपने पेरेंट्स से मिलने का फैसला किया। इस बार मैंने जगह खुद चुनी। एक कॉफी शॉप, न उनका घर, न उनका ऑफिस, न कोई फैमिली इवेंट। एक ऐसी जगह जहां हम तीनों बराबर थे। पब्लिक जगह थी, इसलिए मुझे भरोसा था कि कम से कम वहां वो अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखेंगे। जब मैं पहुंची तो दोनों पहले से बैठे हुए थे। मैंने उन्हें देखा और कुछ पल के लिए अजीब सा महसूस हुआ। दोनों पहले से ज्यादा उम्रदराज लग रहे थे। मेरे पिता ने हमेशा की तरह सूट नहीं पहना था। उन्होंने सिंपल पोलो शर्ट पहन रखी थी। मेरी माँ के हाथों और गले में वो भारी ज्वेलरी भी नहीं थी जो वो हर बड़े इवेंट में पहनती थी। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई। अर्जुन ने कहा था कि वो मेरे साथ चल सकता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये बातचीत मुझे खुद करनी थी। मेरे पिता ने सबसे पहले कहा, थैंक यू फॉर मीटिंग अस। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, और थैंक यू कि आपने मेरी चुनी हुई जगह का सम्मान किया। कुछ सेकंड तक हम तीनों के बीच खामोशी रही। फिर माँ ने धीरे से कहा, दिया, हम चाहते हैं कि हम सब फिर से शुरुआत करें। मैंने उनकी आंखों में देखा। फिर से शुरुआत करने से पहले ये स्वीकार करना होगा कि गलत क्या हुआ था। मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरे पिता ने आखिरकार कहा, हम तुम्हारे साथ थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे। उन्होंने तुरंत वजह भी बता दी, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ज्यादा चाहते थे। मैंने सिर हिलाया। नहीं। मेरी आवाज शांत थी। आप लोग मेरे साथ स्ट्रिक्ट इसलिए नहीं थे क्योंकि आप मेरे लिए ज्यादा चाहते थे। आप इसलिए कठोर थे क्योंकि मैं आपकी सक्सेस की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठती थी। मेरी माँ की आंखें भर आईं। हम बस चाहते थे कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो। मैंने कहा, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मेरी जिंदगी स्टेबल है। बस वो स्टेबिलिटी वैसी नहीं है जैसी आपको पसंद है। माँ ने कहा, हम तुम्हारी जिंदगी की रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर 150 लोगों के सामने मेरे हस्बैंड को नोबडी क्यों कहा? माँ चुप हो गई। हमें किचन के पास क्यों बैठाया? कोई जवाब नहीं।
वो ईमेल क्यों भेजा जिसमें हमें इम्पोर्टेंट गेस्ट से दूर रखने की बात थी? मेरी माँ ने नजरें झुका लीं। मैंने गहरी सांस ली। मैं अपॉलॉजी के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। वर्ड्स बहुत आसान होते हैं। मैं चेंज देखना चाहती हूँ। मेरे पिता ने पूछा, कैसा चेंज? मैंने साफ कहा, बेसिक रिस्पेक्ट। मेरी जिंदगी के बारे में जेन्युइनली पूछना। मुझसे तभी बात ना करना जब आपको मुझसे कोई फायदा हो। और मेरे हस्बैंड को सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट न देना क्योंकि अब आपको पता है कि वो सक्सेसफुल है। मैंने दोनों की तरफ देखा। मैं आपको एक चांस दूंगी, लेकिन ये कंडीशनल है। रिस्पेक्ट पहले, हर बार। मेरी माँ ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे पिता ने गला साफ किया। हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने कोई वादा नहीं किया, बस कहा, देखते हैं। उस रात मैं और अर्जुन अपने घर की बालकनी में बैठे थे। नीचे शहर की लाइट्स चमक रही थीं। टेबल पर वाइन की बोतल रखी थी, आधी खाली। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। अब कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कुछ देर सोचा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फाइनली फिर से शुरुआत कर रही हूँ। वो मुस्कुराया। उनके साथ? मैंने सिर हिलाया। नहीं, अपने साथ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी बात समझकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद उसने पूछा, कोई रिग्रेट? मैं उसके कंधे से टिक गई। सिर्फ एक। मैंने इतना इंतजार क्यों किया? उसके कंधे की गर्माहट मुझे सुकून दे रही थी। मैंने कहा, तुम्हें पता है सबसे अजीब बात क्या है? क्या? इतने साल मुझे लगता रहा कि खुश रहने के लिए मुझे अपने पेरेंट्स की अप्रूवल चाहिए। मैंने नीचे शहर की तरफ देखा। मुझे लगता था कि जब तक वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे तब तक मैं भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मैं मुस्कुराई, लेकिन अब समझ आ रहा है, मैं हमेशा से इम्पोर्टेंट थी। बस मुझे खुद इस बात पर विश्वास करना था। अर्जुन ने मेरे सिर पर हल्का सा किस किया। तुमने हजारों बच्चों की जिंदगी बदली है। तुम रोज उन बच्चों के लिए खड़ी हुई जिन्हें शायद कोई और देखना भी नहीं चाहता था। ये मायने रखता है। मैंने उसकी तरफ देखा। अब मुझे भी लगता है कि ये मायने रखता है। और इस बार मैंने ये सिर्फ अर्जुन को खुश करने के लिए नहीं कहा था। मैं सच में इस बात पर विश्वास करने लगी थी। हम दोनों कुछ देर तक खामोशी में बैठे रहे। शहर की आवाजें ऊपर तक आ रही थीं। दूर जाती गाड़ियों की आवाज, किसी के हंसने की आवाज, कहीं से आती डॉग के भौंकने की आवाज। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अर्जुन ने पूछा, अब आगे क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, स्कूल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, अपनी जिंदगी बनाएंगे, और जो भी सामने आएगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। साथ मिलकर संभालेंगे, हमेशा साथ। मैंने अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचा, एम्मा के बारे में सोचा जो अब आखिरकार किताब पढ़ सकती थी। उस स्टेम प्रोग्राम के बारे में सोचा जो आने वाले समय में हजारों बच्चों की जिंदगी बदल सकता था। उस जिंदगी के बारे में सोचा जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, अपने फैसलों से, अपने दिल से। फिर मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, शायद वो बदलेंगे, शायद नहीं बदलेंगे। लेकिन अब मुझे उनकी वैलिडेशन का इंतजार नहीं था, क्योंकि मैंने एक बात आखिरकार समझ ली थी। जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं वो आपको अपनी वर्थ साबित करने के लिए मजबूर नहीं करते, वो आपकी वर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। अर्जुन ने मुझे ये सिखाया था, और अब मैं खुद को वही बात सिखा रही थी। मैंने अचानक कहा, तुम्हें पता है? अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। क्या? मैंने उसे देखकर पूरी तरह मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी। और 32 साल में पहली बार मैंने जो कहा था उस पर मुझे खुद पूरा विश्वास था।